इसे समझने के लिए हमें एक नया कंसेप्ट समझना पड़ेगा। क्या? एनर्जी बैंड थ्योरी। केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत आपने एनर्जी बैंड पढ़े हुए हैं, लेकिन यहां आप ध्यान से समझना उसे। एनर्जी बैंड थ्योरी क्या चीज है, क्या है? सिलिकॉन के हम बना रहे हैं बात। सिलिकॉन है और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14। ठीक है, तो इसका मतलब सिलिकॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए सिलिकॉन में? 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s 3s2 और 3p2। 2 2 4 6 10 2 12 2 14, है ना? इसको आप कैसे बनाते हैं ब्लॉक डायग्राम में? ये आपका 1s है और इस 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपका 2s ऑर्बिटल। 2s ऑर्बिटल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आपका होता है क्या? 2p ऑर्बिटल। 2p ऑर्बिटल में ये px, ये py, ये pz। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी पूरे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। 1s2, 2s2, 2p6, है ना? उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है आपका 3s। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और फिर आता है 3p। 3p में यहाँ केवल एक एक इलेक्ट्रॉन है, px py में या pz py में, बाकी तीसरा खाली पड़ा हुआ है। करेक्ट? ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब जरा ध्यान से देखिए आप, ये आपका थर्ड शेल है। ये कौन सा शेल है? थर्ड शेल है। थर्ड शेल में इस टाइम देखिए कितनी सीट अवेलेबल हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए, कितनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं? 2 तो s ऑर्बिटल की, 2 px की, 2 py की, 2 pz की। कितनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं? कुल मिलाकर कितनी वैकेंसीज अवेलेबल हो गई इलेक्ट्रॉन्स के लिए? इलेक्ट्रॉन्स के लिए बैठने के लिए कितनी जगह, कितनी सीट अवेलेबल है? 8, है ना? तो इन थर्ड ऑर्बिटल टोटल टोटल हेलो वैकेंसी, गुरुजी। हाँ जी, टोटल वैकेंसीज हैं थर्ड ऑर्बिटल में, आपका थर्ड शेल में टोटल वैकेंसीज हो गई 8। अब इस 8 वैकेंसीज में, तो थर्ड शेल में टोटल वैकेंसीज है 8। 3s में 2, 3px में 2, 3py में 2 और 3pz में भी 2, है ना? तो टोटल वैकेंसीज हो गई 8। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 तो हैं 2s में, एक इलेक्ट्रॉन है, वो सॉरी 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है? 3px में, और एक इलेक्ट्रॉन है 3py में। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बताओ? 4। तो कितनी जगह खाली है? एम्प्टी वैकेंसीज कितनी है? 4। ठीक है, यहां तक की बात कर रहे हो। ये किसकी बात है? ये बात है इन वन एटम, एक एटम में, एक एटम के अंदर की बात है ये। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम एनर्जी लेवल डायग्राम पर बनाएं। एनर्जी लेवल डायग्राम पर बनाएं इस पूरे स्ट्रक्चर को, बहुत ध्यान से समझना। एनर्जी लेवल डायग्राम मतलब हमने 1s वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी फाइंड करी, फिर 2s वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी फाइंड करी, फिर उसके बाद सब सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी फाइंड करते चले गए। y एक्सिस पर मैंने बनाया एनर्जी, और x एक्सिस पर तो हमें कुछ लेना ही नहीं है। अब देखना जरा ध्यान से, ये एनर्जी लेवल है किसका?
एस वाले 1s वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल, ये एनर्जी लेवल वो एनर्जी लेवल है जो हाइड्रोजन एटम का बनाया था हमने ग्राउंड स्टेट पर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर उसके बाद में फर्स्ट एनर्जी लेवल फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट था -10.4, वो सब जो भी थे उसी तरह से वहां एक इलेक्ट्रॉन था, यहां हम 14 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल बना रहे हैं, लेकिन एक्साइटेड स्टेट नहीं बना रहे, हम ये बना रहे हैं किसकी बना रहे हैं, एनर्जी लेवल ऑफ सिलिकॉन 14 एट ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट कोई भी नहीं बनानी हमें, वरना तो एक्साइटेड स्टेट तो लाखों बैठेंगी इनकी, हर इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी बहुत सारी जो हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाया था, हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल बनाया था, याद करो, उसमें ये फर्स्ट सेल था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, फिर हमने कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन को सूटेबल एनर्जी मिल जाए तो फिर n इज इक्वल टू 1 से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, n इज इक्वल टू 2 में चला जाएगा, और कहाँ पहुंचेगा -3.4 पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर पहुंच जाएगा। ये तो बात थी, लेकिन ये जो हमने बहुत सारी लाइन बनाई थी, ये लाइन एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए थी, ये लाइंस हाइड्रोजन एनर्जी लेवल में ये एक ही इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट थे, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन का सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड लेवल पर एनर्जी लेवल डायग्राम बनाए तो ये वाली कोई सी भी नहीं आने की, सिर्फ एक ही लाइन रह जाएगी, कौन सी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली। हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, अगर हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल हम ग्राउंड स्टेट का एनर्जी लेवल बनाने लगे तो सिर्फ एक ही लाइन बनेगी, क्योंकि है ही इलेक्ट्रॉन एक, लेकिन यहाँ कितने हैं, यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स में 14 लाइंस तो खैर नहीं बनेंगी, लेकिन क्योंकि 1s लेवल पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब एक एनर्जी लेवल है 1s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अगला एनर्जी लेवल कौन सा होगा, 2s2, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये एनर्जी लेवल मैंने बनाया, कौन सा बनाया, ये 2s2 बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके ऊपर कौन सा है, कौन सा एनर्जी लेवल है, बोलो, इसके ऊपर कौन सा एनर्जी लेवल है, 2p6, 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, हालांकि उनमें भी थोड़ा थोड़ा सा गैप होगा, थोड़ा थोड़ा सा सेम तो एनर्जी नहीं होती, थोड़ी थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन सोमरफील्ड इफेक्ट है इसलिए, लेकिन हमने उसे वहां तक नहीं पहुंचे, हमने सीधे सीधे एनर्जी लेवल्स ड्रॉ कर दिए हैं। इसके ऊपर कौन सा एनर्जी लेवल आएगा बताओ, इसके ऊपर एनर्जी लेवल आएगा कौन सा, 3s2, जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद कौन सा एनर्जी लेवल आएगा, उसके बाद एनर्जी लेवल आएगा 3p2, देखिए 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए नहीं, 2 2 4 6 10 और 2 12 2 4, ये 14 इलेक्ट्रॉन्स का ग्राउंड स्टेट का एनर्जी लेवल है। अगर इनके एक्साइटेड लेवल बनाने लगे तो इसके भी हजारों एक्साइटेड लेवल होंगे, इसके अपने हजारों एक्साइटेड लेवल होंगे। ये हो गया हमारा क्या, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर सिलिकॉन एटम, कहां, किस स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में, कोई एक्साइटेड स्टेट हम यहाँ कंसीडर नहीं कर रहे, ठीक है। इसमें ये 1s2 और ये 2s2 2p6 ये कहलाते हैं हमारे इनर शेल, और ये आउटर मोस्ट शेल है, थर्ड शेल आउटर मोस्ट शेल है। अगर इसको हम एटम में बनाने लगे इस चीज को, तो एटम में कैसे बनेगा, बीच में तो ये बन गया क्या, न्यूक्लियस, और ये जहां जो हमने 1s2 बनाया है वो एक्चुअली ये है 1s2, जो हमने बनाया है ये कौन से, 2s2 और 2p6, ये कौन से होंगे, हालांकि मैं स्ट्रक्चर तो गलत बना रहे हैं हम, ऐसा तो स्ट्रक्चर होता ही नहीं एटम का कि हम स्फेरिकल शेल हो उसके अंदर, स्फेरिकल तो होता ही नहीं, आप सब जानते हैं कैसे होते हैं, डंबल शेप है, डबल डंबल शेप है, या और उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड शेप है, हम बना देते हैं जबरदस्ती स्फेरिकल, लेकिन ये कौन सा शेल है, ये सेकंड शेल है, 2p 2s2 और 2p6 यहाँ आ गए। अब उसके बाद जो शेल है, कौन सा शेल आ गया, ये आ गया आपका थर्ड शेल। इस थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, थर्ड शेल में इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन कौन से वाले हैं, एस ऑर्बिटल के, 2 इलेक्ट्रॉन कौन से वाले, पी ऑर्बिटल के हैं, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ
4 और आ सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ और आ सकते हैं। ये आउटर मोस्ट शेल है और ये दोनों शेल को हम क्या बोलेंगे, इनर शेल है। हालांकि शेल वर्ड बोलना ही गलत है इस समय, तो शेल का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है एटम के अंदर, फिर भी हम जुगाड़ लगा रहे हैं अपना। ये आउटर मोस्ट शेल हो गया। ध्यान से देखिए, ये न्यूक्लियस, इनर मोस्ट, मिडिल और ये आउटर मोस्ट। अगर बाहर से कोई फोर्स, बाहर से कोई भी फोर्स या कोई भी कॉज, अगर कोई भी कॉज इस एटम को पर इफेक्ट डालने लगे, इस एटम पर क्या डालने लगे, किसी भी तरह का इफेक्ट डालने लगे, तो सबसे पहले कौन से वाले इलेक्ट्रॉन अफेक्टेड हो जाएंगे, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, है ना। सबसे अगर बाहर से कोई भी कॉज इस एटम के ऊपर कोई भी इफेक्ट डाल रहा है, तो सबसे पहले कौन से इलेक्ट्रॉन पर इफेक्ट पड़ेगा, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर इफेक्ट पड़ेगा। अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर इफेक्ट कम पड़ेगा, या नहीं पड़ेगा, या बहुत बाद में जाके पड़ेगा। और ये सब ये आप जानते हैं, केमिस्ट्री में इसका नाम था शील्डिंग इफेक्ट। याद है केमिस्ट्री में? नहीं? अरे क्यों बार बार केमिस्ट्री घुसा देते हो फिजिक्स के अंदर? अपनी फिजिक्स पढ़ाओ, क्यों केमिस्ट्री का नाम ले रहे हो? फिजिक्स से ना पढ़ी जा रही है, आप केमिस्ट्री बना दो इसके अंदर। कोई बात नहीं, चलो, मुझे उम्मीद नहीं है कि आपको केमिस्ट्री भी कुछ याद होगी। तो शील्डिंग इफेक्ट के कारण बाकी अंदर के दो ये शेल जो है ये बचे रहेंगे इफेक्ट से। किसके इफेक्ट से? जो बाहर से कॉज कोई इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, अब फिर से देखो ध्यान से, ये एनर्जी लेवल हमने डायग्राम बनाया है। सिलिकॉन 14 के लिए ये एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया है, ग्राउंड स्टेट में बनाया है। लेकिन ये जो एनर्जी लेवल्स हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि हमने ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन की एनर्जी लेवल हमने कितनी कैलकुलेट करी थी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैलकुलेट की थी। ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन की एनर्जी हमने -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैलकुलेट कर ली थी, है ना। एक एक चीज और है यहाँ पर, ये जो एनर्जी लेवल है, दिस इज फॉर आइसोलेटेड एटम। किसके लिए है ये? आइसोलेटेड एटम के लिए है। ये एनर्जी लेवल आइसोलेटेड एटम के लिए है। आइसोलेटेड एटम का मीनिंग होता है, ये हाइड्रोजन की हमने एनर्जी फाइंड करी थी ग्राउंड स्टेट में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ये एनर्जी हाइड्रोजन एटम की, ये एनर्जी आइसोलेटेड एटम की एनर्जी होती है। आइसोलेटेड एटम समझते हो? आइसोलेटेड वर्ड, आइसोलेटेड वर्ड का मीनिंग एक हाइड्रोजन का ये एटम, ये हाइड्रोजन का एटम, लेकिन अब ये एटम किसी दूसरे एटम के इन्फ्लुएंस में नहीं है। ना तो ये दूसरे एटम के साथ कंबाइंड स्टेट में है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात नहीं करते हम कभी भी, -13.6 हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं। ये मॉलिक्यूलर स्टेट में नहीं है, कंबाइंड स्टेट में नहीं है, ये आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब इसे बाकी यूनिवर्स से कोई मतलब नहीं है, बाकी यूनिवर्स से इसे कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल अकेला है, नितांत अकेला। इसके आसपास कोई नहीं है इसके ऊपर इफेक्ट डालने वाला, और ना इसके आसपास है इससे इफेक्ट हो जाने वाला। ना तो ये किसी के इन्फ्लुएंस में है और ना ये किसी और को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसे हम बोलते हैं आइसोलेटेड एटम। ये एनर्जी लेवल आइसोलेटेड एटम के एनर्जी लेवल है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट में एनर्जी है, लेकिन कब? आइसोलेटेड एटम में। अगर आप हाइड्रोजन गैस ले लो, एक हाइड्रोजन गैस ले लो किसी कंटेनर के अंदर, और फिर यहाँ किसी एटम की एनर्जी यहाँ इस जगह कैलकुलेट करने की कोशिश करो, तो वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं आएगी, इससे अलग आएगी। कम भी आ सकती, ज्यादा भी आ सकती, डिपेंड करता है कि जिस एटम को आप कंसिडर कर रहे हो, ये एटम, इस एटम पर दूसरे एटम्स का क्या और कितना इफेक्ट पड़ रहा है, प्लस ये खुद एटम दूसरे एटम्स को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। सारी चीजें मिलने के बाद पता लगेगा कि अब एनर्जी इसकी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं आ रही, आइसोलेटेड स्टेट की एनर्जी होती है। तो इसी तरह से ये जो हमने एनर्जी डायग्राम बनाया है, सिलिकॉन 14 का बनाया है, ग्राउंड स्टेट के लिए बनाया है, लेकिन किसके लिए है ये है फॉर आइसोलेटेड एटम।
आइसोलेटेड एटम का मतलब यह है कि सिलिकॉन का एक एटम जिसको आपने कंसिडर किया है, ये बाकी सारे सिलिकॉन के एटम या बाकी सारा यूनिवर्स, बाकी दुनिया जहान इससे इतनी ज्यादा डिस्टेंस पर है कि कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा, ना कोई दूसरा एटम इससे इंटरेक्ट कर रहा है और ना ये एटम किसी और से इंटरेक्ट कर रहा है, बिल्कुल आइसोलेटेड है, बाकी पूरे यूनिवर्स से इससे कोई मतलब नहीं। आइसोलेटेड का मतलब ही ये होता है कि इसके लिए यूनिवर्स मर गया सारा। अगर मैं कहता हूं कि ये सिलिकॉन एटम आइसोलेटेड स्टेट में है, तो इसके लिए पूरे यूनिवर्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये बिल्कुल नितांत अकेला है। उस अकेलेपन में, उस अकेले स्टेट में ये एनर्जी लेवल आएंगे किसके? सिलिकॉन एटम के। लेकिन अगर हमारे पास सिलिकॉन का कोई स्ट्रक्चर है, या सिंपल सी बात है, ये लोहे का एक मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, फोर्सेप लोहे की बनी हुई, तो ये जो लोहे का एटम है, आयरन का एटम है, ये आइसोलेटेड नहीं है, ये तो बंधा हुआ है बाकी सारे एटम्स के साथ में। ये खुद, ये एक एटम, ये यहाँ इसका एक एटम है, ये आइसोलेटेड नहीं है, ये तो खुद दूसरे बहुत सारे एटम्स के इफेक्ट में है, अंडर इफेक्ट है, और खुद भी दूसरे एटम्स को क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है, दूसरे एटम को अफेक्ट कर रहा है। तो ये आइसोलेटेड स्टेट में नहीं है। तो जब हम मटेरियल की बात करेंगे, किसी भी मटेरियल की बात करेंगे, तब हम, हमारे वो एटम आइसोलेटेड स्टेट में होते नहीं है। एक आइसोलेटेड एटम तो हम निकाल ही नहीं सकते, किसी की हिम्मत नहीं है कि इसके अंदर से एक एटम निकाल के हाइड्रोजन का उसे आइसोलेट कर डाले। आइसोलेट हो नहीं सकता, क्योंकि बाकी सारी, जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमारे ऑब्जर्विंग इंस्ट्रूमेंट या और दूसरी चीजें उसके इफेक्ट में होंगी ना। तो जब हम सिलिकॉन के क्रिस्टल की बात करेंगे, अगर हम सिलिकॉन का एक क्रिस्टल ले लें, एक टुकड़ा ले लें सिलिकॉन का, तो फिर इसमें जो ये सिलिकॉन के एटम है, ये नॉन आइसोलेटेड स्टेट में है। कैसे हैं? नॉन आइसोलेटेड स्टेट में है, मतलब हर एक एटम और बहुत सारे एटम्स के इन्फ्लुएंस में है, प्रभाव में है, और हर एटम दूसरे एटम्स को भी इफेक्ट डाल रहा है, उनको भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। तब इस सिलिकॉन एटम, या जो भी हम बात कर रहे हैं, उस सिलिकॉन एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये एनर्जी लेवल डायग्राम ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा क्यों? क्योंकि सिलिकॉन एटम, ये सिलिकॉन एटम है और किसी दूसरे बहुत सारे एटम्स के इन्फ्लुएंस में है। तो क्या होगा कि ये जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन पर इफेक्ट पड़ जाएगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर इफेक्ट पड़ जाएगा, इनके एनर्जी लेवल्स बदल जाते हैं, इनके एनर्जी लेवल्स बदल जाते हैं। बदल क्यों जाते हैं? कि दो सिलिकॉन एटम है, दो सिलिकॉन एटम है आपके पास, ये सिलिकॉन एटम, और सिलिकॉन एटम का स्ट्रक्चर कैसा? बीच में तो ये न्यूक्लियस है और चारों तरफ में क्या है? इलेक्ट्रॉन। जो आजकल हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन शेल वेल, तो बोलते ही नहीं, क्या है ये? इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है यहाँ पर। जब दो सिलिकॉन एटम एक दूसरे के पास आते हैं, तो एक सिलिकॉन एटम का न्यूक्लियस दूसरे सिलिकॉन एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इफेक्ट करता है, और दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे पर इफेक्ट डालते हैं। तो इस इफेक्ट के चलते हुए, इस इफेक्ट से न्यूक्लियस का भी इफेक्ट है और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का भी इफेक्ट है। उस इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बदल जाती है। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या हो गई? बदल गई। और किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा बदलेगी? जो आउटर मोस्ट वाले, उन्हीं पर सबसे पहले इफेक्ट पड़ेगा। तो आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी चेंज हो जाती है, उतनी नहीं रहती जितनी एनर्जी होती है। कब? कब? आइसोलेटेड स्टेट में। तो अब ये जो एनर्जी का चेंज है, एनर्जी का जो चेंज है, ये कैसे होता है, थोड़ा सा इसे डिटेल में समझेंगे।